सोचिए दोस्तों, जब दुनिया के ज्यादातर शहर कंक्रीट और धुएं से भरते जा रहे हैं, वहीं भारत के नॉर्थ में कुछ ऐसी पहाड़ियां हैं जो बिना आवाज के शहरों को जिंदा रख रही हैं। ये पहाड़ियां हैं अरावली। अरावली माउंटेन रेंज दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये पहाड़ियां लगभग 150 से 250 करोड़ साल पुरानी हैं। इसका मतलब यह है कि जब हिमालय का जन्म भी नहीं हुआ था, तब भी अरावली इस धरती पर मौजूद थी। अरावली गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर में फैली हुई है। लेकिन आज अरावली सिर्फ जियोग्राफी का हिस्सा नहीं, बल्कि एक एनवायरमेंट लाइफलाइन बन चुकी है। अरावली का सबसे बड़ा काम है डिजर्ट को रोकना। थार का रेगिस्तान जो राजस्थान में फैला हुआ है, अगर अरावली बीच में न होती तो धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर तक पहुंच चुका होता। ये पहाड़ियां तेज हवाओं और रेत के तूफानों को रोककर नॉर्थ इंडिया को रेगिस्तानी होने से बचाती हैं। लेकिन अरावली की अहमियत सिर्फ यही खत्म नहीं होती। ये पहाड़ियां पानी की रक्षक भी हैं। जब बारिश होती है तो अरावली का पत्थरी स्ट्रक्चर पानी को सीधा बह जाने से रोकता है। ये पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर जाता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है। इसी वजह से गुड़गांव, फरीदाबाद, अलवर और मेरठ जैसे इलाकों में कभी पानी के नेचुरल सोर्स मौजूद थे, लेकिन जैसे जैसे पहाड़ियां कटी गईं, वैसे वैसे पानी भी जमीन के नीचे से गायब होता चला गया। एक्सपर्ट आज सीधा कहते हैं, दिल्ली एनसीआर में जो भयानक वाटर क्राइसिस है, उसका एक बड़ा कारण अरावली का नुकसान भी है। अरावली को दिल्ली एनसीआर का ग्रीन लंग्स भी कहा जाता है। जैसे इंसान के लंग्स हवा को साफ करते हैं, वैसे ही अरावली पोल्यूशन को अब्जॉर्ब करती है। इंडस्ट्रियल एरियाज, कंस्ट्रक्शन साइट्स और हाईवे से निकलने वाली धूल अगर अरावली के जंगल ना होते तो सीधा शहरों के अंदर जम जाती। इसलिए जब आज हीट वेव ज्यादा तेज हो रही है, जब गर्मियों में टेम्परेचर 45 से 46 डिग्री तक पहुंच रहा है, तो एनवायरनमेंट एक्सपर्ट कहते हैं अरावली का कमजोर होना इसकी एक बड़ी वजह है। कभी अरावली के इलाके घने जंगलों से भरे हुए थे। यहाँ नीलगाय, मोर, लोमड़ी, कई प्रकार के जानवर पाए जाते थे। यहाँ ऐसी जड़ी बूटियां होती थी जो आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं का हिस्सा थी। लेकिन जैसे जैसे माइनिंग और कंस्ट्रक्शन बढ़ती गई, वैसे वैसे जंगल काटते गए और वाइल्ड लाइफ अपना घर छोड़ती चली गई। आज स्थिति यह है कि अरावली का बड़ा हिस्सा सिर्फ पत्थर और गड्ढों में बदल चुका है। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट इस बात पर शोर में कहते हैं, अगर अरावली को बचाया नहीं गया तो इसका असर सिर्फ पहाड़ियों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि दिल्ली एनसीआर और राजस्थान के करोड़ करोड़ लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। इसलिए अरावली का मुद्दा सिर्फ डेवलपमेंट व एनवायरमेंटल का नहीं, बल्कि एक सीधा सवाल है, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी, हवा और जमीन बचा पाएंगे या नहीं। और यहीं से शुरू होता है अरावली का असली कॉन्फ्लिक्ट, जहां एक तरफ है डेवलपमेंट और माइनिंग और दूसरी तरफ है प्रकृति और इंसान की बका। अरावली का कॉन्फ्लिक्ट अचानक पैदा नहीं हुआ, इसकी जड़ें कई दशकों पहले पड़ चुकी थीं, जब डेवलपमेंट के नाम पर प्रकृति को रिसोर्स समझना शुरू किया गया। 1970 और 80 के दशक में जब भारत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा था, तब सरकारी सर्वेस में ये बात सामने आई कि अरावली के नीचे लाइमस्टोन, क्वार्टिसाइज और कंस्ट्रक्शन स्टोन जैसे मिनरल्स मौजूद हैं। ये वही दौर था जब शहरों का विकास तेज हो रहा था। रोड्स, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज और बाद में मॉल्स और हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए बड़ी मात्रा में पत्थर और रॉ मटेरियल चाहिए थे। यहीं से अरावली पर नजर पड़ती है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को माइनिंग लीज देना शुरू कर दिया। शुरुआत में माइनिंग को लिमिट और कंट्रोल बताया गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। धीरे धीरे पहाड़ियों को ब्लास्ट किया गया, हैवी मशीन्स आई और पहाड़ पत्थर के गड्ढों में बदलने लगे। इस प्रोसेस में दो चीजें साथ साथ हुई, एक तरफ डेवलपमेंट आगे बढ़ा और दूसरी तरफ अरावली का नेचर स्ट्रक्चर टूटने लगा। जैसे जैसे माइनिंग बढ़ी, वैसे वैसे जंगल साफ होते गए, पहाड़ियों की ऊपर की प्रोटेक्टिव लायर हटती चली गई और पानी को जमीन में जाने का रास्ता बंद होता गया। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब इलीगल माइन ने इस सिस्टम को और भी ज्यादा खोखला कर दिया। रात के अंधेरे में इस ट्रक चलने लगे, ब्लास्टिंग बिना परमिशन होने लगी, फॉरेस्ट लैंड और रेवेन्यू लैंड का बीच का फर्क जानबूझकर कंफ्यूज किया गया। लोकल लोग कहते हैं कि कई जगह माइनिंग सिर्फ दिन में नहीं,
पूरी रात चलती थी, जब ना इंस्पेक्शन होती थी, ना कोई रोकने वाला था। यहाँ पर अरावली का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एनवायरमेंटल का नहीं रहा, बल्कि सरकारी सिस्टम पर भी सवाल उठने लगे। सवाल ये था, अगर माइनिंग इलीगल है, तो फिर इतनी बड़ी स्केल पर चल कैसे रही है? जवाब धीरे धीरे सामने आया। ये सिर्फ मिनर्स का काम नहीं था, बल्कि इसमें नेता, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और बिल्डर्स का भी एक नेक्सस बनता चला गया। जैसे जैसे दिल्ली एनसीआर का एक्सपेंशन हुआ, वैसे वैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा जैसे शहरों में रियल एस्टेट बूम आया। बिल्डर्स को चाहिए था सस्ता पत्थर, और अरावली उनके लिए सबसे आसान सोर्स बन गई। इस दौर में डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल के बीच सीधी टक्कर शुरू हो चुकी थी। एनवायरमेंटल एक्टिविटीज और एनजीओस ने वार्निंग देनी शुरू की। उन्होंने कहा, अगर माइनिंग इसी तरह चलती रही, तो अरावली सिर्फ मैप पर बची रह जाएगी, जमीन पर नहीं। इसी प्रेशर के बीच 2000 के आसपास ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। कोर्ट के सामने क्लियर सवाल था, क्या अरावली में माइनिंग कानूनी है, और क्या सरकारें इसे रोकने में फेल हो रही हैं? और यहीं से अरावली कॉन्फ्लिक्ट एक लोकल एनवायरमेंटल इश्यू से बढ़कर नेशनल लेवल पर पॉलिटिकल इश्यू बन जाता है। कोर्ट की एंट्री ने माइनिंग कंपनी, सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन सबको एक साथ कटघरे में खड़ा कर दिया। और अगला चैप्टर वही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर अपना सबसे बड़ा और सख्त स्टैंड लिया। जब अरावली में माइनिंग बेलगाम होती चली गई, जब पहाड़ियां दिन रात ब्लास्ट होने लगी, और जब पानी, जंगल और हवा पर इसका असर साफ दिखने लगा, तब ये मुद्दा सिर्फ लोकल लोगों या एक्टिविटीज तक सीमित नहीं रहा। ये मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंच गया। 2000 के आसपास इन्वायरमेंटल ग्रुप्स और एनजीओस ने कोर्ट के सामने एक सिंपल सा सवाल रखा, अगर अरावली देश के लिए इतनी जरूरी है, तो फिर सरकारें इसे बचाने में नाकाम क्यों हैं? कोर्ट के सामने जब रिपोर्ट रखी गई, तो तस्वीर काफी भयानक थी। डॉक्यूमेंट्स में दिखाया गया कि हरियाणा और राजस्थान के एक हिस्सों में माइनिंग फॉरेस्ट लैंड और इको सेंसिटिव जोन्स के अंदर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने क्लियर कहा कि अरावली कोई आम पहाड़ी इलाका नहीं है, बल्कि ये पूरे नॉर्थ इंडिया के एनवायरमेंटल से जुड़ा हुआ है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2002 और 2004 के बीच कुछ बहुत सख्त ऑर्डर दिए। कोर्ट का स्टैंड बिल्कुल साफ था, अरावली में माइनिंग एनवायरमेंटल के लिए खतरनाक है और इसे रोका जाना चाहिए। कोर्ट ने हरियाणा और राजस्थान दोनों सरकारों को सीधी वार्निंग दी, अगर इलीगल माइनिंग पर रोक नहीं लगाई गई, तो इसे कोर्ट की अवहेलना माना जाएगा। इस फैसले के बाद कागजों में तो माइनिंग पर बैन लग गया, लाइसेंस कैंसिल होने लगे, और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में दिखाया गया कि अरावली अब प्रोटेक्ट है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी माइनिंग पूरी तरह से बंद नहीं हुई, बस इसका तरीका बदल गया। दिन के बजाय रात में ट्रक चलने लगे, ब्लास्टिंग को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का नाम पर छुपा दिया गया। कई जगह माइनिंग को फॉरेस्ट लैंड कहने के बजाय रेवेन्यू लैंड बता दिया गया। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा गहरा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि सरकारी रिकॉर्ड्स में अरावली को अलग अलग नाम दिया जा रहे हैं। कहीं उसे फॉरेस्ट लिखा गया है, कहीं गैर मुमकिन पहाड़, और कहीं उसे फॉरेस्ट माना ही नहीं गया। कोर्ट को शक हुआ कि क्या सरकारें जानबूझकर डेफिनेशन के साथ खेल रही हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा कदम उठाया। कोर्ट ने कहा कि जब तक क्लियर सर्वे और साइंटिफिक स्टडी नहीं होती, तब तक अरावली के सेंसिटिव एरियाज में किसी भी तरह की माइनिंग या ब्लास्टिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अरावली कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इन्वायरमेंट का नहीं रहा, बल्कि लॉ वर्सेस गवर्नेंस का इशू बन गया। कोर्ट ने सिस्टम पर सवाल उठाया, अगर कानून मौजूद है, तो फिर उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है? इसी दौर में यह भी सामने आया कि माइनिंग का सीधा फायदा सिर्फ कुछ प्राइवेट कंपनीज को नहीं, बल्कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी हो रहा है। मतलब डेवलपमेंट का जो मॉडल बन रहा था, उसकी नींव में अरावली का पत्थर लगे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट का बैन एक टर्निंग पॉइंट जरूर था, लेकिन यह भी साफ हो चुका था कि सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर से अरावली बचने वाली नहीं है, क्योंकि एक तरफ कोर्ट था और दूसरी तरफ पॉलिटिकल प्रेशर, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और रियल एस्टेट का पैसा। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां सरकार सीधा माइनिंग अलाउ नहीं करती, लेकिन अरावली को बचाने के लिए डेफिनेशंस और कानूनी रास्तों को बदलने लगती है। और अगला चैप्टर वही है
जहां ये सवाल सबसे ज्यादा तीखा हो जाता है। क्या सरकार ने अरावली को बचाने के बजाय उसे कानूनी तरीके से कमजोर कर दिया? आज अरावली एक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ डेवलपमेंट के बड़े बड़े वादे हैं, रोड्स, बिल्डिंग, स्मार्ट सिटीज और इकोनॉमिक्स ग्रोथ, और दूसरी तरफ खामोशी से टूटी हुई पहाड़ियां हैं, सोखते हुए जंगल हैं और नीचे जाता हुआ ग्राउंड वाटर। सरकार के कागजों में अरावली आज भी प्रोटेक्टेड है, लेकिन जमीन पर कहानी अलग है। कहीं माइनिंग सीधा चल रही है, कहीं डेफिनेशन बदलकर रास्ता खोला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रोका, एनजीटी ने वार्निंग दी, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट ने खतरे की घंटी बजाई, लेकिन फिर भी सवाल वही का वही है। क्या कानून जमीन पर भी उतना ही ताकतवर है जितना कागज पर होता है? अरावली सिर्फ पत्थर का पहाड़ नहीं है, ये दिल्ली एनसीआर की हवा है, ये राजस्थान का पानी है, और ये नॉर्थ इंडिया का फ्यूचर है। अगर आज अरावली को खत्म होने दिया गया, तो कल शायद हम पानी के लिए टैंकर और हवा के लिए मार्स पर डिपेंड होने लगेंगे। ये कहानी सिर्फ एक पहाड़ की नहीं, ये कहानी हम सबकी है, क्योंकि जब प्रकृति हार जाती है तो जीत किसी की नहीं होती। अगर आपको लगता है कि डेवलपमेंट के साथ एनवायरनमेंट का बचना भी जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए, क्या अरावली को बचाया जा सकता है या फिर हम सिर्फ देखते रह जाएंगे? अरावली की कहानी यहाँ मुकम्मल नहीं होती दोस्तों, इसका दूसरा पार्ट अभी बाकी है। तो उस दूसरे पार्ट को देखने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए और हमारी इस वीडियो में बताइए कि क्या अरावली को बचाया जा सकता है, या जो अब तक सरकारों ने इस अरावली के साथ अन्याय किया है, क्या वो सही है, या उसमें कुछ ना कुछ हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, या जनता को सड़क पर उतरना चाहिए। अरावली के दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि जो प्रोटेस्ट आज के टाइम पे यहाँ हो रहे हैं, वो किस वजह से हो रहे हैं, और आज की सरकारों ने अरावली के नाम पर कौन से ऐसे कानून पारित किए हैं जिनकी वजह से इन माइनिंग को इलीगल से लीगल कर दिया गया है। तो देखते रहिए हमारा चैनल सामिर खान व्लॉग, और मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपका दोस्त नवाज खान।